जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 है ये, और इसमें हम सवाल लिए हैं पूरे एनसीईआरटी बेस्ड, यानी प्रश्नावली 5.1 के अंतर्गत हम लोग पूरे सवालों को आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा एनर्जी दे दें कि मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। तो ध्यान रखना है कि हमको कोशिश निरंतर करते रहना है मेरे भाई, और जब तक अपना एग्ज़ाम बेहतर तरीके से नहीं जाता है तब तक हम लोगों को अपनी मेहनत को लगातार करते रहना है। चलिए इस प्रश्नावली का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, और पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यानी जो सूची दिया गया है ये कह रहा है कि एपी है तो क्यों है। तो हम लोगों को ये स्थितियां दी गई हैं, ढेर सारे क्वेश्चन भी दिए गए हैं कि इन स्थितियों को आप पढ़िए और एपी को समझ पाइए। तो पहले हम लोग समझते हैं कि एपी है क्या मेरे भाई। तो एपी का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यानी एक ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रृंखला जिनके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर एक समान हो। यानी पहला पद यदि हम लिखते हैं A1, दूसरा पद हमारा A2, तीसरा पद A3, चौथा पद मान लीजिए हमारा है A4, तो इनके बीच का जो ये पद हैं, पदों के बीच का अंतर जो है एक समान होना चाहिए। पदों के बीच का अंतर कैसा होना चाहिए? एक समान होगा। यदि पदों के बीच का अंतर जो है यदि एक समान है तो हम लोग उसे कहते हैं मेरे भाई कि वह समांतर श्रेणी है। यानी हमें इन कंडीशन को देख करके ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं कि नहीं है, इन पे समांतर श्रेणी बन सकती है कि नहीं बनेगी। तो इस तरीके के प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न पहला हम लोग हल करते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। यानी एक कोई टैक्सी है, ये मान लीजिए आपकी टैक्सी हो गई, ये टैक्सी, और ये टैक्सी मेरे भाई कह रही है, इसका ड्राइवर कह रहा है कि भैया हमको क्या नाम है कि यदि हम एक निश्चित 1 किलोमीटर तक लेके जाते हैं आपको, तो हमको चाहिए ₹15। तो हम ₹15 तो ले लेते हैं, दे देंगे उसको, है ना। लेकिन यदि हमारी इच्छा बनती है कि नहीं मैं अगला 1 किलोमीटर और तय करूं, तो जैसे ही अगले 1 किलोमीटर में जाएंगे तो आपको ₹8 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी ₹8 और जोड़ के देना पड़ेगा। यदि आपकी इच्छा बनी कि नहीं मैं और 1 किलोमीटर जाऊं तो ₹8 और आपको देना पड़ेगा। यदि आप और जाना चाहते हैं तो ₹8 और देना पड़ेगा। तो ये हो गई इसकी शर्त। जो ये सवाल कह रहा है भैया ये कंडीशन है इसकी। अब इस कंडीशन के हिसाब से हम एक श्रृंखला बनाएंगे। क्या बनती है श्रृंखला? इन संख्याओं को देख करके देखिएगा। श्रृंखला यदि हम देखें तो पहला पद इसने दिया ₹15, यानी पहले किलोमीटर का किराया ₹15। यदि 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा आप जाते हैं तो आपको देना पड़ेगा 15 और 8 ₹23 देने पड़ेंगे। यदि आप आगे जाएं इस 15 में, यदि यहाँ तक जा रहे हैं 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएंगे तो आपको ₹8 और जोड़ के देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? तो 23 और 8 ₹31 देने पड़ेंगे। फिर यदि आप आगे जाते हैं तो आपको और भी पैसे ₹8 जोड़ करके देने पड़ेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ₹39। और ऐसे ही आप एक श्रृंखला बना लेंगे। अब तो श्रृंखला बन गई, सवाल समझ में आ गया, लेकिन अब शर्त ये है कि क्या यह एपी है, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए एपी के लिए हमें क्या ध्यान देना होता है मेरे भाई। तो हमने आप लोगों को बताया अभी कि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर जो होता है वो एक समान होना चाहिए। तो चलिए पदों के बीच का अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पर D1 निकालते हैं, D1। अब D1 क्या है भैया? तो डिफरेंस यानी अंतर। तो यहाँ पर हम घटाएंगे 23 में से 15 को, तो कितना मिलेगा? ₹8।
अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमेशा अगले वाले पद में से पिछले वाले को घटाना होता है। कभी भी ये मत करिएगा कि नहीं पिछले वाले में से अगले को घटा दें, कभी भी नहीं। आपको भले ही वो माइनस में वैल्यू आए, लेकिन हमेशा अगले वाले पद में से पिछले वाले को घटाना होता है। अब ये D2 निकालते हैं मेरे भाई, तो क्या देखने को मिलेगा, 31 माइनस 23, यानी यहाँ पर भी 8 मिलेगा। यदि D3 आप निकालते हैं यहाँ पर, तो क्या देखने को मिलेगा, 39 माइनस 31, यानी यहाँ पर मिलेगा आपको 8। अब आप खुद देखिए D1, D2, D3 जो आ रहा है वो प्रत्येक बार 8 दे रहा है वैल्यू। यानी हम ये कह सकते हैं कि D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के। अतः हम ये कह सकते हैं कि यह सारवंतर है। क्या है भैया, सारवंतर इसका 8 है। सारवंतर एक समान है 8 है। यदि समांतर एक सारवंतर 1 है, यानी सभी के बीच का अंतर 8 है, बराबर है, तो हम इसलिए ये कह सकते हैं कि इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। यह एक समांतर श्रेणी है। तो इस तरीके से प्रश्नों को आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो देख लेना, नोट कर लेना, थोड़ा सा मैं इस तरीके से यहाँ से फिर इसे नोट करिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पर देखिए बड़ा इंटरेस्टेड सवाल दिया हुआ है। कुछ बच्चे इस प्रश्न को पढ़ करके कंफ्यूज भी होते होंगे। देखिए क्या कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भैया। तो इससे पहले हम एक बेलन बना लेते हैं। ये आप देख लीजिए, बेलन है। ठीक है, इस तरीके से एक बेलन बन गया, सिलेंडर है, और इस सिलेंडर पे यहाँ पे नोजल लगा हुआ है, और यहाँ पर एक मैं लगा देता हूँ घुमाने वाला, और इस तरीके से ये पाइप इसकी निकल गई। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इसको जब एक बार हवा खोला जा रहा है, इसको ऐसे, तो यहाँ से जो हवा निकल रही है वह शेष हवा का 1/4 भाग निकल रहा है। यदि हम ये मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना बेलन में, या बेलन में लिख लेते हैं, माना बेलन में 1 लीटर हवा है, ये मान लेते हैं। कोई कुछ तो मानना पड़ेगा मेरे भाई, कोई तो वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने ये मान लिया। ठीक है, अब देखिए यदि यहाँ पर 1 है तो A1 की कंडीशन हमारी बनेगी 1 की। A1 की कंडीशन क्या बनेगी, 1। अब बात करेंगे A2 निकालने के लिए। तो A2 निकालने के लिए हमें क्या करना है मेरे भाई कि इस हवा में से हमको शेष हवा का 1/4 निकालना है। ध्यान रखिएगा, जो हवा है उस हवा का जो शेष हवा है उस हवा का 1/4 निकालना, यानी 1 लीटर हवा है तो इस समय हमको निकालना पड़ेगा 1 गुणे 1/4 का। तो ये हमारा A2 मिलेगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1 माइनस 4 एकम 4 ही होगा यहाँ पे 1/4, और इसको हम थोड़ा सा घटाते हैं, तो घटाएंगे तो 4 एकम 4, और यहाँ पर 4 माइनस 1/4 लिख लेंगे मेरे भाई, और यहाँ पर लिखेंगे 3/4। तो ये हमारा मिल गया A2 हमारा मिला इतना। ठीक है, चलो A3 निकाल लेते हैं। यहाँ पर A3 निकालते हैं। A3 कैसे निकालेंगे, तो देखो ये तो हमारी हवा हो गई। ठीक है, अब इसमें से हमको निकालना है। ठीक है, कितना निकालना है, शेष हवा का 1/4। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं पे यदि आप भूल जाते हैं ना तो गड़बड़ कर देंगे क्वेश्चन। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहीं से डायरेक्ट 1/4 घटा देंगे, वहीं पे चौपट कर देंगे। आपको शेष हवा का आपको निकालना है। तो मेरे भाई 3/4 यही तो हवा है, इसी हवा का आपको कितना निकालना है, 1/4 निकालना है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 3/4 माइनस लिखेंगे यहाँ पर 3/16, घटा लीजिए, एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 16। 4 से भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगी, और उस 4 का इस 3 में गुणा कर देंगे तो 4 3
12 माइनस क्या हो जाएगा 16 एकम 16, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, एक बार ही भाग जाएगी तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। अब देखो 12 में से यदि 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 9, 9 बटा के 16, ये हमारा मिल गया A3। ठीक है, अब देखिए आप और भी पद निकाल सकते हैं, 4 पद, 5 पद, 6 पद भी निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 पदों को भी देख लें, यदि डिफरेंट एक जैसा है तो उतने पर भी काम आपका बन जाएगा, क्योंकि आपको उत्तर यहीं पर भी मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं मेरे भाई। तो श्रृंखला हमारी क्या बनेगी, श्रृंखला हम बनाते हैं पहले। तो श्रृंखला यहाँ पर बनाएंगे हम, तो हमारी श्रृंखला A1 श्रृंखला, A1 की जगह पे क्या लिखेंगे बाबू, 1 लिखेंगे, और A2 हमारा क्या बना है 3 बटा के 4, और A3 क्या बना है, तो A3 हमारा बना है 9 बटा के 16। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा घटा लेते हैं। तो चलिए घटा के हम लोग D1 निकालेंगे। D1 निकालेंगे तो अगले वाले पद में से इसको घटाना है, तो 3 बटा 4 में से घटाएंगे किसको, 1 को। घटाइए तो 4 एकम 4 और 3 घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाबू 3 माइनस 4 बटा के 4, तो घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 1 बटा के 4। ठीक है, D1 मिल गया। D2 देख लेते हैं मेरे भाई। D2 अब क्या करेंगे, फिर अगले वाले पद में से इसको घटाएंगे, तो 9 बटा के 16 माइनस करेंगे 3 बटा के 4 को। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको घटा लीजिए, तो एलसीएम दोनों का क्या आएगा, सेम 16 आएगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ा अंक जो होता है वही एलसीएम ले लिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो 16 को ये 16 से भाग देंगे तो 16 में एक बार भाग जाएगी, यानी यहाँ पर वैल्यू आएगी 9 की, माइनस रखना है यहाँ पे, फिर हमें 4 से 4 चौक को 16, अब 4 बार भाग जा रही तो इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो 4 तिहाई 12। अब देखो इसको यदि आप घटाएंगे मेरे भाई तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का 3 बटा के 16। ठीक है, अब इतने से ही आप अनुमान लगा सकते हो। क्या अनुमान देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर थोड़ा सा हम चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इधर से स्पेस ले लेते हैं मेरे भाई, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इधर। आपको देखने को मिलेगा D1 बराबर नॉट इक्वल टू होगा D2 के, यानी दोनों सार्वंतर बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे भाई डिफरेंट एक जैसा नहीं आया, समांतर श्रेणी का जो अंतर है, सार्वंतर जो है एक जैसा है, ये नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, चलो देख लो एक बार अच्छे से, यहाँ से हमने शुरू किया है ये और श्रृंखला बना के यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन को कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में कई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद 50 रुपये बढ़ा दी जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन को समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसे कोई कुआं है, इस कुआं की खुदाई करनी है। ठीक है, इस कुएं की खुदाई करनी है, इस तरीके से कुआं हो गया, और इस कुएं की खुदाई की शर्त क्या है कि यदि आप पहले मीटर में खुदाई करते हैं, पहले मीटर की खुदाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 150 रुपये देना है। ठीक है, यानी आप 1 मीटर पहले मीटर की खुदाई करवाते हैं तो आपको कितना देना है, आपको देना है सिर्फ 150 रुपये। लेकिन आप यदि इससे 1 मीटर के आगे यदि खुदाई करवाते हैं तो आपको 50 रुपये प्रति मीटर बढ़ा करके देना पड़ेगा। यानी आप यहाँ पर यदि 150 रुपये दे रहे हो तो यहाँ पर आपको 50 रुपये और ऐड करना पड़ेगा। और यदि आप डीप लेके जाना चाहते हैं, 2 मीटर खुदवाएंगे तो 50 रुपया और ऐड करना पड़ेगा। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि एक श्रृंखला बन रही है। ठीक है, यदि श्रृंखला बन रही है मेरे भाई तो किस तरीके की श्रृंखला बन रही है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कुछ कि कैसे इसको लिखा जाए। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हल, यहाँ पे लिखूंगा कि प्रथम
मीटर कुएं की खुदाई का खर्च कितना है मेरे भाई? 150 रुपये। ठीक है। अतिरिक्त जो खुदाई यदि प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपये देने हैं। ठीक है। अब इस प्रकार यदि हम श्रृंखला बनाएं तो श्रृंखला हमारी कैसे बनेगी मेरे भाई? यदि श्रृंखला हम बनाएं इसकी तो क्या बनेगा? ठीक है। श्रृंखला जब तक नहीं बनाएंगे तब तक सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए हमको पहले फर्स्ट टाइम में हमको 150 रुपया देना पड़ा। मेरी इच्छा बनी कि नहीं 1 मीटर और देखते हैं, तो 1 मीटर और यदि खुदवाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है 150 रुपया इसका और प्लस अगले मीटर का 50 रुपया उसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 200 रुपया देना पड़ेगा। यदि आप और बढ़ाना चाहें तो फिर 50 रुपया बढ़ाएंगे तो 250 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी श्रृंखला आगे बढ़ जाएगी। बस हमको तो श्रृंखला से ही काम था, श्रृंखला जहां मिली तहां हमको उत्तर मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं D1 D2 क्या होता है इसका। तो D1 निकालेंगे मेरे भाई तो 200 माइनस क्या करेंगे 150। फिर D2 निकालेंगे तो D2 के लिए क्या करना है मेरे भाई? 250 माइनस 200। ठीक है। अब देखो इसका अंतर कितना आएगा? इसका अंतर आएगा 50 और इसका भी अंतर कितना आया? 50। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि D1 इक्वल टू D2, यानी D1 D2 के बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह अतः सारवंतर समान है, इसलिए क्या होगा मेरे भाई? इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत होगी तो बताना। ठीक है मेरे भाई, वैसे इतना सफिशियंट है, आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलिए, देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो, वैसे इतना कठिन नहीं है। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से मेरे भाई। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपये की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी देखिएगा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक दर से जमा की जाती है, ब्याज पर जमा की जाती है। तो चलिए पहले देख लेते हैं भैया। तो मैं देखूंगा पहले साल का ब्याज। ठीक है, पहले साल का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, पहले वर्ष का क्या देखेंगे? मिश्र धन। कितना हम देते हैं भैया? तो यहाँ पर देखो, पहले वर्ष का जो होता है चाहे साधारण ब्याज हो और चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक समान होता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो पहले साल यानी A1। ठीक है, A1 यदि हम निकालना चाहेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? 1000 थोड़ा सा समझ लो इसको, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा तुम लोगों के लिए। तो मेरे भाई देखो, यदि मूलधन है, मूलधन, ठीक है, मूलधन में यदि आप ब्याज जोड़ दें, मूलधन में यदि ब्याज जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलकर के बनाते हैं मेरे भाई, क्या बनाएंगे? मिश्र धन। क्या बनाएंगे? मिश्र धन बनाएंगे। पहली बात तो ये जानना जरूरी है ना। अब देखो, अब रह गया सवाल कि ब्याज कैसे निकालते हैं, कैसे ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ब्याज का क्या फार्मूला होता है बताओ? तो ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा के
100। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यदि इस फार्मूले के साथ मैं इस मूलधन को जोड़ दूं तो ब्याज के बराबर ये है, और मूलधन जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना। बस वही हमको करना है। यहाँ पर हम मिश्र धन निकालेंगे मेरे भाई। तो मिश्र धन निकालने के लिए पहले साल का मिश्र धन कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे ब्याज प्लस, फिर क्या जोड़ना है, नहीं सॉरी, मूलधन, मूलधन प्लस अब हमको जोड़ना है ब्याज। क्या जोड़ना है, ब्याज। तो ये हो जाएगा मिश्र धन। अब हम मूलधन की जगह पे यहाँ पर आज रे भाई मेटाओ वाला देखिए, तो यहाँ पर मूलधन, मूलधन के हमारा कितना है भैया, 10,000 है ना, सॉरी 10,000 है, 10,000 यहाँ पे ले लेते हैं, और प्लस ब्याज है। ब्याज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ब्याज के लिए हम लिखेंगे 1,000 गुणे, सॉरी 10,000 ना, 10,000 गुणे दर कितनी है बाबू 8, और 1 साल का निकाल रहे हैं। ठीक है, बटा क्या लिखेंगे 100। ठीक है, चलो अब यहाँ पे गलती मत कर देना, काट देना इसको, इससे काट देना, नहीं ये 2 जीरो से 2 जीरो इसका कट जाएगा, और 8 का यहाँ पर हो जाएगा 80। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई, इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 10,000। ठीक है, 10 के पीछे कितने जीरो, 4 जीरो, प्लस अब देखो इसका 2 जीरो कट गया है, तो 2 जीरो अभी बचा हुआ है, इसको थोड़ा सा फ्रेश लिखने दो, ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे 4 ठो जीरो है मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा 800। तो पहले साल आप कितना देंगे मिश्र धन में, 800, यानी 1,800 रुपया देंगे आप। अब नेक्स्ट ईयर जब आप निकालेंगे तो फिर से आप मिश्र धन, अब ये जो होगा ना, अब इस पर फिर ब्याज लगेगा, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो ये हो गया आपका पहली किस्त, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। दूसरी में आप देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर फिर से मिश्र धन यानी A2 आप निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, अब यहाँ पर लिखेंगे 1,800 प्लस, फिर वही मेथड आपको प्रूव करना है। यहाँ पर क्या करेंगे 1,800 गुणे दर कितनी हमारी है 8, और फिर 1 साल, फिर यहाँ पे लिखेंगे 00, 0 से 0 काट दीजिए, फिर यहाँ पर इसका गुणा कर लीजिए। तो आपको क्या मिलने वाला है, A2 बराबर यहाँ पे मिलेगा कितना 10,800 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे 64 पूरा हो जाएगा यहाँ पर, सही है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 अट्ठे 64, 8 से 9 6, 8 एकम 8, यहाँ पे सॉरी 8 हो जाएगा, 8 एकम 8। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं बाबू। तो हो जाएगा 64 और 8 8 16, और ये इतना आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, अब श्रृंखला बना लेते हैं, देखिएगा फटाक से श्रृंखला बनाते हैं जो हमने प्राप्त किया है। तो श्रृंखला देखेंगे, अब हमारी श्रृंखला कैसी बन रही है। तो श्रृंखला हमारी बनेगी, पहली श्रृंखला पहले टाइम पे हमको 10,000 देना है, 10,000 की किस्त है, 1 2 3 4 5 हो गया क्या। अच्छा, इसके बाद आपको दूसरे में मिलेगा क्या 10,800। ठीक है, तीसरा कितना है भैया 11 6 6 4। ठीक है, अब देखो D1 D2 निकाल लो। D1 आपको क्या मिलने वाला है, तो 10,800 माइनस कर देंगे बाबू 10,000। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या करने वाले हैं, घटाएंगे तो मिलेगा 800 रुपया। ठीक है, अब D2 निकाल लो। D2 निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 11 6 6 4 माइनस कितना 10,800। ठीक है, चलो 10,800, तो कितना यहाँ पे मिलने वाला है आपको 864 मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे भाई 864। देखो यहाँ पे मैंने कैसे जल्दी से कर लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 864 ही जोड़े हैं तो इतना आया है, तो इतना ही तो घटा सकते हैं फिर।
तो यहाँ पर आप देखिएगा D1 और D2 कितना आ गया, अलग अलग आ गया। एक में 800 है, एक में 864 आ गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ पूर्व की भांति कि D1 D2 जो है बराबर नहीं है। इसलिए 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 यह एक AP नहीं है, यह AP नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ठीक, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो पूरा ध्यान से इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसको एक बार अपने से लगा ले भी लेना। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख लो क्वेश्चन मैंने कैसे लगा दिया है थोड़ा सा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या आ गया, क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और D सार्वंतर निम्नलिखित हैं। यानी ये जो दिए गए हैं इन्हीं के आधार पर आपको AP बनाना है और तीसरा चौथा पांचवा पद लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर यदि हम A1 पद लिखते हैं मेरे भाई, तो A1 को तो A लिखते हैं। यदि हमको A2 लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, A2 हमको लिखना होता है तो A प्लस क्या करते हैं D। और यदि A3 हमारा है, क्या है A3, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं। यदि हमारा A4 होगा तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो A प्लस 3D होता है, एक इससे कम ही रहेगा। तो A5 यदि है यहाँ पे तो A प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4D हो जाएगा। इस आधार पर हम लोग श्रृंखला को बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पहला लेते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, पहला वाला प्रश्न, इसमें A का मान दिया हुआ है 10 और D का मान कितना दिया हुआ है, 10। ठीक है, A का मान 10, D का मान भी 10 दिया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद। तो हमारा A1 जो होगा मेरे भाई वो तो 10 ही होगा। ठीक है, चलो A2 निकालते हैं। A2 निकालने के लिए क्या करना है, A प्लस D करना है। यानी हम लिख सकते हैं 10 और प्लस 10 बराबर कितना, 20। A2 निकलिए। A3 तीसरा पद यानी A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो मेरे भाई अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, A ये हमारा 10 है और प्लस यहाँ पर 2 गुणे 10 करेंगे तो मिलेगा 30। ठीक है, 10 दूना के 20 और 10 30। ठीक है, A4 यानी चौथा पद निकालना है तो कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D बराबर कितना, 10 प्लस 3 गड़बड़ा गया, D लिखा गया मेरे भाई। चलो कोई बात नहीं है, इतना होते जाता रहता है। 10 यहाँ 30, 30 10 40। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने 4 पद लिख दिए तो AP यहाँ पर बनाकर लिखेंगे 10, फिर क्या लिखेंगे मेरे भाई 20, फिर 30, फिर 40। और इस तरीके से एक AP हमने 4 पदों तक, प्रथम 4 पदों तक की AP बना दिए। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये हमने कर दिया। अब बात करते हैं A2 का। ठीक है, A2 का तो इसको मैं मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका हल हम लोग करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर देखो A आपका दिया हुआ है -2 और D दिया हुआ है 0। ठीक है, चलो A1 हम लिखते हैं, A1 के लिए फिर वही चीज़ A हमारा क्या होता है, A प्लस D। तो A हमारा क्या है भैया -2, तो ये तो यही से ही मिलेगा। A2 निकालना है तो क्या लिखेंगे, -2 और +0, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो A3 तो A प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई 2D। तो यहाँ पर लिखेंगे A का मान -2 और 2D यानी +2 गुणे 0। अब देखो 0 में 2 का गुणा करेंगे ना तो सबको अपने जैसा बना लेता है।
जीरो के पास ऐसी विशेषता है कि वह चाहे कोई भी आ जाए सबको अपने जैसा बना लेगा जीरो। ठीक है, जैसे रंगों की बात किया जाए तो जैसे काला रंग होता है ना, आप कोई रंग उसमें मिला दीजिए सबको अपने जैसा बना लेगा। एक सफ़ेद रंग जैसे ये, आप इसमें कोई भी रंग मिलाएंगे तो यह कपड़ा और उसके जैसा बन जाएगा। ये अपने जैसे नहीं, दूसरे के जैसा बन जाता है। तो ये विशेषताएं होती हैं। तो दूसरे के जैसा कोई बनता है तो वो एक बनता है, और जीरो जो होता है वो अपने जैसे सबको बना लेता है। चलो, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो, यानी माइनस का 2 ही मिलेगा। अब बात करेंगे यहाँ पर A4 की। A4 कितना है, तो A प्लस 3D। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारा कितना है 2, माइनस का 2 लिखेंगे और प्लस 3 गुणे 0, तो इसका मतलब -2 ही आएगा। यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया था मेरे भाई कि किसी भी श्रृंखला में यदि जीरो जोड़ा जाए या जीरो घटाया जाए तो क्या उसके श्रृंखला में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको हल करके मैंने बताया है कि ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं सर जी इसको हल ही नहीं किए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया कि इस तरीके से आपको ध्यान में रहे। अब देखो इसका हम लोग AP लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, AP एक ही जैसा पद आया है तो सबको -2 इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। -2 इस तरीके से आ जाएगा। तो प्रथम 4 पद ही लिखना था तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये हो गया आपका क्वेश्चन का हल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही हो तो भाई चैनल को जरूर सपोर्ट करिए आप लोग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, और अब आप लोग बताओ क्या इसे हम हल करें, हाँ ये छोड़ दें तुम लोगों के ऊपर है। सेम है, बस वैसे ही करते रहना है जैसे हमने ऊपर वाले बताए हैं। यदि आप लोगों को नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, चलो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आराम से कर लेना मेरे भाई, हो जाएगा। कुछ आपके काम होमवर्क भी रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 3 ले लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल है, छोटा है एकदम बेसिक सा। क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। बहुत ही आसान सवाल सब पूछ दिया आपसे, बहुत आसान पूछ दिया है। चलिए, तो यहाँ पे प्रथम पद मेरे भाई, प्रथम पद इसमें क्या होगा AP का, तो प्रथम पद तो यहाँ पर 3 होगा। क्या होगा, 3। अब आपसे पूछा है कि सार्वंतर लिखिए, सार्वंतर। तो सार्वंतर मतलब पदों के बीच का अंतर, तो पदों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखेंगे तो D लिखेंगे। अब D क्या है मेरे भाई, तो अगले पद में से पिछले वाले को घटाना, तो 1 में से हमको 3 को घटाना है। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है, -2। तो इसका सार्वंतर क्या मिल गया, -2 मिल गया। अब ये कह रहा है कि AP है तो इसलिए मैं कई पदों को घटाऊंगा नहीं, यहाँ पर आंसर आपका यही हो जाएगा, D बराबर आएगा आपका -2। तो ये हो गया आपका सार्वंतर और ये हो गया आपका प्रथम पद। ठीक है, बस उसी तरीके से सेम सवाल ये भी है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरे वाले को आप करेंगे, तीसरे वाले को मैं कर दे रहा हूँ। कुछ बच्चे को ये भी लगेगा सर भिन्न में है, तो चलो इसको भी मैं करके दे रहा हूँ। तो पहला पद मेरे भाई क्या होगा, पहला पद A1 यानी पहला पद 1/3 होगा। और यहाँ पर यदि हम डिफरेंस निकालें इसका तो क्या देखने को मिलेगा, 5/3 में से 1/3 को घटा देना, तो 5/3 माइनस क्या करना है मेरे भाई, 1/3 को। अब देखो यहाँ पर आपको देखना बाबू, जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है वो एक समान है। यदि हर एक समान है तो अंश में से सीधे सीधे घटा सकते हैं, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4। ठीक है, और 4/3 ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो एक ही लाइन में इसका उत्तर भी हो गया। अब आगे भी चेक कर सकते हैं अपने देख लेने के लिए। देखिए चलिए मैं कर भी दे रहा हूँ, 9/3 है मेरे भाई, यहाँ पर देखो 5/3 है, तो डिफरेंस बराबर है, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा, 4/3। ठीक है, क्योंकि वो सवाल में खुद कह रहा है कि AP है, तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, कई बार डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस 2 पदों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसे भी कर लेना है। नहीं चलो मैं कर दे रहा हूँ, दशमलव के डिजिट हैं तो थोड़ा सा
हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो। यहाँ पर मैंने इसको हल किया है, ठीक है मेरे भाई। अब इसको हल कर दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर पहला पद हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो 0.6 और यहाँ पर डिफरेंस यदि निकालेंगे d, तो d हमेशा अगले वाले पद में से पिछले वाले को घटाना है, तो 1.7 माइनस कर देंगे 0.6, इसको घटाइए तो यहाँ पर मिलेगा 1.1, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर मेरे भाई इसका डिफरेंस का, और प्रथम पद तो मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा बहुत मैं काम भी छोड़ते जा रहा हूँ कि ताकि आप आराम से थोड़ा बहुत इसी बहाने पढ़ भी लो आ रहे अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, और कह रहा है कि तो इसका सारवंत बोल दिया। क्या बोला, पहले चीज तो ये, पिछले वाले में तो सारवंतर पहले से ही डिसाइड एपी पहले से ही बता दिया था। इसमें क्या कह रहा है कि आप चेक करो कि ये एपी है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर इसको हल करते हैं मेरे भाई। तो हल करेंगे तो क्या करेंगे, डी निकालेंगे D1, ठीक है। यदि D1 D2 D3 सभी के बीच पदों के बीच के सारवंतर यदि एक जैसे होंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं, हाँ ये समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 माइनस करेंगे 2, कितना मिलेगा मेरे भाई 2, ठीक है। यदि D2 निकालते हैं D2 तो फिर 8 में से 4 को घटाना पड़ेगा, यानी नेक्स्ट पद में से यहाँ पर इसको घटाएंगे, कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा। D3 यदि आप निकालते हैं यहाँ पर से तो 16 में से 8 घटाएंगे, 16 में से 8 घटाइए, क्या मिला यहाँ पर 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। तो आगे और करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये निकाल दिए हैं तो ये कर दे। तो D1 D2 D3 बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी नहीं है या यह एपी नहीं है, ठीक है। तो आपको पहला दूसरा पद के लिए जरूरत नहीं है, यह एपी नहीं है, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में भी हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, D1 D2 निकालेंगे। तो D1 यानी 5/2 में से 2 घटाएंगे, तो 5/2 माइनस क्या करेंगे 2, तो 2 दूना के 4 घटाइए, तो 5 में से 4 घटाएंगे और बटा 2 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बाबू 1/2, ठीक है। चलो यदि हम D2 निकालें इसका, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि इसको हल कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो D2 3 में से 5/2, यहाँ पर क्या करेंगे 3 माइनस क्या करेंगे 5/2, तो 2 3 6, 6 में से यदि 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1/2। चलो एक स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, कहेंगे कहाँ से आ गया ये, तो 1/2, ठीक है। D3 यहाँ पर देखिए, अब देखो यहाँ पर यार बराबर मिल रहा है तो मैं क्या आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। इसमें भी कुछ बच्चों को रहेगा कि सर जी दशमलव वाला है कैसे घटाएं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है ना। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि अब हम लोग जुड़ चुके हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए -3/2 -3.2 माइनस करना है मेरे भाई, और पहले से इसमें माइनस लगा हुआ है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक का माइनस लगा के रेल देंगे, चला खत्म। ऐसा नहीं करना मेरे भाई, एक माइनस इसके साथ है और एक माइनस आप घटाने के लिए कर रहे हो, डिफरेंस निकालने के लिए। अब 2 माइनस ऐसे मत लिख देना, आपको क्या करना है 2 माइनस लिखने के लिए एक को ब्रैकेट में रखना पड़ता है, तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। -3.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये जगह 1.2, ठीक है। घटा दो
तो 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे मिलेगा -2, ठीक है, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो 0, ठीक है, और 3 में से 1 घटेंगे तो 2 और दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा D1। अब लिखेंगे D2 निकालते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे बाबू -5.2, ठीक। अब इसको घटाएंगे माइनस और यहाँ पे -3.2, ठीक है। चलिए तो घटा लेते हैं। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो प्लस होने दीजिए, कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा +3.2, ठीक। चलो घटा लो फटाक से। तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, दशमलव यहाँ पर घटाएंगे तो फिर वही मिलने वाला है, ठीक है। क्या मिल गया? D2 भी हमारा मिल गया -2। चलो एक बार और घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा D3 बराबर -7.2, माइनस करने वाले हैं -5.2 को, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7.2 प्लस 5.2, ठीक है। चलो घटा दो जल्दी से। तो यहाँ पर भी फिर वही वैल्यू मिलने वाली है -2.0। तो अब हम कह सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3, सब बराबर है। और जब सब बराबर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि यह एक AP है और इसका सार्वंतर, पूछा है ना मेरे भाई, सार्वंतर क्या है? D बराबर -2.0 है, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा देख लो इसको, थोड़ा सा यार मैं उल्टे लिख देता हूँ ताकि इधर से आप देखते जाएं, ठीक है ना। तो ये मत कहना सर जी उल्टे उल्टे लिखते हैं, आप लोग सही सीधा सीधा से लिख लेना, ठीक। चलो इसमें भी देखो क्वेश्चन देखो। अब ये वाला मैं क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा बोलो? क्योंकि इसमें मेरे भाई जो पहले वाला माइनस वाला था ठीक उसी तरीके से है, तो आप इसे अपने से कर लेना। इसको थोड़ा सा देख लो। कुछ बच्चों को इसमें आत्मा उनकी भटकेगी कि सर जी करनी वाले कैसे घटाते हैं। चलो कोई बात नहीं है, इसमें भी हम लोग डिफरेंट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर D1 और डिफरेंट मतलब हमेशा याद रखना मेरे भाई A2 माइनस A1, मतलब आपको अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाना होता है। तो चलो लिखेंगे यहाँ पर 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस क्या करेंगे -3, ठीक है। चलो तो यहाँ पर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, -3 से -3 बर्बाद, तो बचेगा क्या √2। अब देखो D2 निकाल दो। D2 मेरे भाई D2 निकालेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में से इसको घटाएंगे। तो क्या करेंगे 3 + 2√2 माइनस करने वाले हैं क्या है भैया 3 प्लस कड़ी में 2। जब 2 पद ऐसे लिखे हो ना तो वहाँ पे ब्रैकेट में घेर घार लेना, नहीं तो क्या करेंगे आप माइनस इसके साथ लगा देंगे, ये बेचारा प्लस में रहेगा, पता चलेगा तुम्हारा सवाल गलत कर देगा। तो ये लिखने के भी तरीकों पर ध्यान जरूर रखना मेरे भाई। तो 3 + 2 कड़ी में 2 -3 माइनस का कड़ी में 2, ठीक है। चलो ये देखो बर्बाद हो जाएंगे। फिर क्या होगा 2 कड़ी में 2, एक ठो घट जाएगा तो कितना बचेगा रे 2, ठीक है। तो ये एक कड़ी में 2 बच जाएगा, ठीक है भैया। चलिए तो ये हो गया D1 D2। अब बात करते हैं D3 की। बस यहाँ पर देखिए अगले वाले में से पिछले वाले को घटाना है। तो 3 + 3√2 माइनस फिर 3 + 2 नहीं क्या है भैया 2√2 है, सही लिख रहे थे यार 2√2, ठीक है। चलो फिर माइनस का गुणा करना 3 + 3 कड़ी में 2 माइनस का लिखने हैं मेरे भाई 3 माइनस का 2 कड़ी में 2, ठीक है। चलो अब इसको फटाफट सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, फिर वही ये इससे बर्बाद। फिर यहाँ पे देखो 3 ठो कड़ी में 2 है, यहाँ पे 2 ठो है, तो 3 में से 2 निकल गया, कितना बचेगा 1 ठो बच गया। अब यहाँ पर देखो
आप यहाँ पर विचार करो, देखो क्या ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो D1 बराबर है D2 बराबर है D3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं भैया, कि सार्वंतर समान है, ठीक है, सार्वंतर समान है या एक समान है, ठीक है, एक समान है। और डी का मान कितना है, समान है, इसलिए यह एक एपी है, ठीक है। और इसका सार्वंतर बचवा, सार्वंतर क्या है, सार्वंतर इसका अंडर रूट में 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्यार से एकदम बढ़िया से लगा लेना, लिख। चलिए देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसको आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी और ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट पद से हमको पिछले वाले में से घटाना है, तो -1/2 और फिर माइनस इसके साथ पहले से है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ठीक है। चलिए इसको हल कर लेते हैं, तो -1/2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1/2। अब देखो माइनस में भी वही वैल्यू है, प्लस में भी सेम वैल्यू है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म, 0 वैल्यू आएगी। अब देखो ठीक ऐसे ही सभी है, तो मैं बस एक पद और निकाल लेता हूँ आपको बताने के लिए। देखिए यहाँ पे -1/2, ठीक है मेरे भाई, बस -1/2 और यहाँ पे +1/2 सेम आएगा, ये भी 0। यानी देखो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि D1 बराबर है D2 के, तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि यह एक AP है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलो आगे देख लेते हैं, यहाँ पर इन प्रश्नों को देखते हैं थोड़ा सा। इन प्रश्नों में देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, ABCDEXYZ देख करके बड़े परेशान हो जाते हैं कि सर जी ये कैसे लगेंगे। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं, डरना नहीं है, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। D निकालेंगे, फिर वही काम, अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाना, तो 2A माइनस करेंगे A, तो बताओ 2 ठो A में से यदि A को निकल गया तो कितना बचेगा, 1 ठो बचेगा। यहाँ पर देखो D2 3A है, 3A माइनस करेंगे 2A, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर सिर्फ 3 में से 2 निकलेगा तो A ही बचेगा, ठीक है। बस इतने से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं, हाँ यार चल रही है श्रेणी एक समान, D2 D1 बराबर, तो यह क्या है, एक AP है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी से लिखने वाला काम आप खुद से कर लीजिएगा कि सार्वंतर इसका, हाँ D जो है सार्वंतर भी पूछा है इसने, तो सार्वंतर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, A हो जाएगा, सार्वंतर इसका क्या होगा, A। यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन को पावर के रूप में है, अब इसे कैसे हल करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, D1। अब देखो यहाँ पर A और यहाँ पर घटाएंगे, सॉरी A स्क्वायर में से A घटाएंगे, है ना, A स्क्वायर में से A घटाएंगे। तो चलिए कैसे घटाएंगे, यहाँ पे तो इसको घटाएंगे तो हम लिख सकते हैं कॉमन A, और यहाँ पे लिख सकता हूँ A माइनस का 1, ठीक है। दोनों जगह से A निकालेंगे तो बस यही निकलेगा। तो यहाँ पर मिल गया हमको क्या, D1 बराबर मिला A ब्रैकेट में A माइनस 1, ठीक है। D2 निकालते हैं, देखते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या बाबू, A क्यूब और फिर माइनस किसको करना है, A स्क्वायर को। देखो यहाँ पर भी 2 ठो A है, यहाँ पर भी 3 A है, तो 2 A तो दोनों जगह प्रेजेंट हैं, तो मैं A स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ A माइनस 1, ठीक है। अब देखो इतने में ही आप अनुमान लगा सकते हो कि ये वैल्यू सेम नहीं चल रही है, A माइनस 1 यहाँ पे, A माइनस 1 यहाँ पे, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर A है और यहाँ पर A स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी जो सार्वंतर एक समान नहीं है, यतः यह एक AP नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो इस क्वेश्चन का हल देख लो,
यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देना कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें देखो, इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, फिर D1 निकालेंगे, तो अगले वाले में से पिछले वाले को घटाना, तो √8 है माइनस √2। देखो करड़ी का एक नियम होता है कि यदि करड़ी के अंदर के पद बराबर होंगे तभी वो हल होगा, यानी घटेगा, ठीक है, या जुड़ेगा। यदि करड़ी के अंदर के पद बराबर नहीं है तो वो नहीं घटेगा नहीं जुड़ेगा, तो ये बात ध्यान रख लेना। तो ये देखो, इसका यदि हम फैक्टर करें तो ये देखो यहाँ पर अकोरे निपटा लेता हूँ, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो देखो जिसका जोड़ा बन गया तो करड़ी से बाहर निकल जाता है, यानी इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 2 गो करड़ी में 2 है और 1 ठो है, यहाँ पर तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा बाबू, 1 करड़ी में 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आ गया इतना। अब देखो अगला D2 यदि हम निकालना चाहें, यहाँ पर D2 निकालेंगे तो क्या देखेंगे, माइनस करड़ी में देखो 18 है और माइनस यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 8, ठीक है भैया। देखो 18 है तो इसका यदि हम फैक्टर करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, करड़ी में इस तरीके से लिख सकता हूँ 9 गुणे 2, 9 दूना क्या 18, 9 देखो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 3 बाहर निकल जाएगा, करड़ी में 2 बच जाएगा। माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो इसको भी मैं ऐसे ही कर दूँ तो 4 गुणे 2 लिख सकता हूँ, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 करड़ी में 2, ठीक है। देखो 3 ठो करड़ी में 2 है, यहाँ पे 2 ठो है तो 1 ठो घटेगा तो क्या मिलेगा, करड़ी में 2 1 ठो बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो D1 D2 क्या है, बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि D1 = D2, यानी यह एक AP है, और जब AP है तो सार्वंतर, जाहिर सी बात है उत्तर देना पड़ेगा, तो D बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा, करड़ी में 2, ठीक है भैया। देखो एकदम कम शब्दों में काम आपका हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर लास्ट चल रहे हैं ये सब, ठीक है। प्रश्नावली आपकी खत्म हो गई है। यहाँ पर देखो करड़ी में 6, यहाँ पर हम D1 निकालेंगे, हल करते हैं यहाँ पे मेरे भाई। तो D1 बराबर लिखेंगे करड़ी में 6 और माइनस करड़ी में 3, ठीक है। अब देखो करड़ी में 6 है, करड़ी में 3 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बस करड़ी में 3, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकता हूँ करड़ी में 2 माइनस का 1, ये तो लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं D2 निकालेंगे, तो करड़ी में 9 मेरे भाई और माइनस करड़ी में 6, ठीक है। चलो इसको यदि हम कॉमन लें यहाँ पे, तो कॉमन हमको क्या देखने को मिलेगा, तो दोनों में किससे भाग जा सकता है, तो यहाँ पर जा सकता है करड़ी में 3 से, तो करड़ी में 3 से यदि हम भाग देंगे तो यहाँ पर फिर बचने वाला क्या, ओहो करड़ी में 9 है मेरे भाई, तो करड़ी में 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं 3, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का करड़ी में 6, ठीक है। अच्छा यहाँ से यदि हम देखेंगे तो यही वैल्यू भी लिखेंगे, या कॉमन लेना चाहेंगे तो भी लिख सकते हैं आप लोग, कॉमन ले लो, ठीक है। करड़ी में 3 यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिलने वाला, 1 ठो करड़ी में ये आ जाएगा, करड़ी में 3 और यहाँ पे मिलेगा माइनस का करड़ी में 2। अब इतने से ही देख लो बाबू D1 D2 बराबर नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर बोल सकते हैं मेरे भाई D1 ≠ D2 के जब बराबर नहीं है तो यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। इसमें देख लो, इसको हल कर देता हूँ फटाफट थोड़ा सा, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसको यदि हम श्रृंखला बना लें, यहाँ पे श्रृंखला बनाएं मेरे भाई, इसका वर्ग हल करके, तो श्रृंखला हमारी क्या बनने वाली है, श्रृंखला यदि हम बनाएं तो क्या बनेगी, यहाँ पर 1 का वर्ग यानी 1, 3 का वर्ग यानी 9 और 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49, ठीक है। और इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर देखो अब D निकालो, यहाँ पर D1, तो यहाँ पर क्या हो जाए, अगले वाले में से यानी 9 माइनस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 8। D2 निकालें यहाँ पर, तो 25 माइनस 9 करेंगे मेरे भाई, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा 16, ठीक है। बस इतने से ही आप देख लो, डिफरेंस बराबर नहीं चल रहा है। यहाँ पर बोल सकते हैं D1 ≠ D2, यानी यह समांतर श्रेणी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, यानी यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ठीक है, यह AP नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग खुद से कर लेना मेरे भाई, रहिए मस्त रहिए, और वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर करते रहिए, और इस चैनल से जुड़िए और अपने
परीक्षा को बढ़िया से बेहतर तरीके से तैयार करिए। ठीक है बाबू, तो जय हिंद।